आ जाओ। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू कैरियर एप्लीकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? स्टार्ट करें अपन आज की क्लास। कल हम क्या पढ़ रहे थे? कल हमने पढ़ा था सेल के बीचों बीच सेल का न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। केंद्रक में दो प्रकार के न्यूक्लिक यानी न्यूक्लियस के अंदर दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। उसके बाद हमने पढ़ा था डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद मैंने पढ़ा था कि डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाते हैं तो हमारी सेल्स के अंदर कुछ धागे नुमा संरचना यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनती हैं और उन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को आप क्या कहते हो? उनको आप क्रोमोसोम्स कहते हो, आप उनको गुणसूत्र कहते हो। और कल की क्लास में मैंने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जोड़ियों में होते हैं और ये दिखाई कब देते हैं? ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी कि जब कोई कोशिका में विभाजन हो रहा होता है तो उसी समय हमें क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र दिखाई देते हैं। और कितने होते हैं ये हमारी सेल्स में? तो कल मैंने बताया था कि ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। मनुष्य के शरीर की जो सेल्स हैं, ह्यूमन बॉडी की सेल्स हैं, जो मनुष्य के शरीर की कोशिकाएं हैं, उसमें कुल 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इसका मतलब नंबर में कितना हो गया? नंबर में हो गया 46। यही पढ़ा था हमने कल तक। हाँ जी मैम, यही समझा था हमने कल की क्लास तक कि क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं। तो ऐसे देखो, ऐसी धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, इनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। देखो फिर से आपको रिपीट करवाती हूँ। ह्यूमन बॉडी की सेल, सेल का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डीएनए, डीएनए ऐसे पैक हो जाता है तो उसी को आप क्या कहते हो? क्रोमोसोम, ऐसे गुणसूत्र कहते हैं। यही पढ़ा था हमने, है ना जी मैम। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की क्लास। क्या बेटा, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये हमारी बॉडी में 23 पेयर्स होते हैं। ये 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स, इनको दो भागों में बांटते हैं। यानी कि ह्यूमन बॉडी के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 पे आते हैं, उनको बोलते हैं हम ऑटोसोम्स। एक नंबर पे जो क्रोमोसोम्स आते हैं उनको बोलते हैं हम ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स। और नंबर 2 पे आते हैं, उनको बोलते हैं हम एलोसोम्स। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं और एलोसोम्स क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं। चलिए फिर देखते हैं क्या होते हैं ऑटोसोम्स, क्या होते हैं एलोसोम्स। ठीक है, हमारी बॉडी के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो भागों में बटे हुए होते हैं, ऑटोसोम्स, एलोसोम्स। अब क्या होते हैं ऑटोसोम्स, क्या होते हैं एलोसोम्स, ध्यान से समझना। ऐसे क्रोमोसोम्स जो मेल फीमेल में, लड़का और लड़की में एक जैसे होते हैं, उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। ऐसे क्रोमोसोम्स जो लड़का लड़की के डिफरेंट होते हैं, उनको हम एलोसोम्स कहते हैं, है ना। तो सुनो, कौन से क्रोमोसोम्स? ऐसे क्रोमोसोम्स जो लड़का और लड़की में सेम इन मेल एंड फीमेल, यानी कि लड़का और लड़की में, महिला और पुरुष के जो कॉमन क्रोमोसोम्स हैं, जो एक जैसे हैं लड़का और लड़की में, उन क्रोमोसोम्स को आप ऑटोसोम क्रोमोसोम कहते हैं। और ये ऑटोसोम क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या आप बताओगे बेटा? वो कितने पेयर होते हैं? टोटल 22 पेयर्स होते हैं, यानी कि 22 जोड़ी क्रोमोसोम्स। 22 जोड़ी का मतलब नंबर में कितने हो गए? 44। अरे ऐसे क्रोमोसोम्स जो लड़का और लड़की के एक जैसे हैं, एक जैसा काम करते हैं, उन क्रोमोसोम्स को आप ऑटोसोम कहते हो। अगर आपसे पूछे ऑटोसोम्स कितने पेयर में होते हैं? 22 पेयर। नंबर में कितने होते हैं? 44। ठीक है, हाँ जी मैम। ऐसे क्रोमोसोम्स जो मेल और फीमेल बॉडी में डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल, यानी कि लड़का और लड़की के जो अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, डिफरेंट का मतलब क्या होता है? भिन्न भिन्न, अलग अलग। जो लड़का और लड़की की सेल्स में जो अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, उनको हम एलोसोम कहते हैं। एलोसोम कितने? एलोसोम होता है 1 पेयर, एक जोड़ी क्रोमोसोम को हम एलोसोम कहते हैं। 22 जोड़ी एक जैसे हैं, कुल 23 है, तो एक जोड़ी अलग अलग हो गए। अब ये अलग अलग कैसे होते हैं? अगर मेल की सेल्स है, मेल का मतलब अगर किसी लड़के की कोशिका है तो उसमें ये क्रोमोसोम्स होंगे X, Y नाम से। और अगर फीमेल बॉडी होगी, यानी कि महिलाओं के शरीर में किसी लड़की के एलोसोम्स क्या कहलाते हैं? किसी लड़की के एलोसोम्स X, ऐसे डिनोट करते हैं इनको। तो चलिए फिर से समझिए, कुल हमारी कोशिकाओं में कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 जोड़ी। ये 23 जोड़ी दो भागों में बटी हुई होती हैं। ऐसे क्रोमोसोम्स जो लड़का लड़की के एकदम एक जैसे हैं, उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं, और 22 जोड़ी क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स कहलाते हैं। ऐसे क्रोमोसोम्स जो मेल और फीमेल के डिफरेंट है, एक पेयर, मेल यानी लड़कों के कौन से होते हैं? X, Y, और लड़कियों के कौन से, महिलाओं के कौन से होते हैं? X। तो मैं ये कह सकती हूं, सुनना ध्यान से, क्या मैं ये कह सकती हूं कि कोई भी मेल बॉडी होती है, यानी कि लड़कों के शरीर में क्रोमोसोम्स कैसे रहते हैं? तो मैं लिख सकती हूं 44 प्लस XY। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हो मैम, यानी कि लड़कों की सेल्स में क्रोमोसोम्स कैसे मिलेंगे? 44 प्लस XX। अगर मैं लिखूं फीमेल के क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, महिलाओं के क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, तो मैं लिखूंगी 44 प्लस XX, ऐसे लिखूंगी जी मैम। तो लड़की की सेल उठा के देखोगे तो उसमें ऐसे क्रोमोसोम्स, लड़कों की सेल्स उठाओगे तो उसमें ऐसे क्रोमोसोम्स मिलेंगे जी मैम। अब क्या होता है, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उस समय उसके वुम्ब में, उसके गर्भाशय में जो बच्चा होता है, उसके गर्भ में, उसका जेंडर कैसे डिसाइड होता है? यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। उसका लिंग का निर्धारण कैसे होता है कि होने वाला बच्चा लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी? तो सुनिए जरा, होने वाला बच्चा होता है उसमें ये 22 जोड़ी क्रोमोसोम्स तो एज इट इज जाते हैं। 22 जोड़ी का मतलब नंबर में कितने हो गए? 44। अरे 44 क्रोमोसोम्स तो लड़का लड़की के एक जैसे हैं, तो ये तो एज इट इज जाएंगे, है ना। ये 44 तो एज इट इज जाएंगे जी मैम। 44 तो ऐसे आ गए उस बच्चे के अंदर। अब टोटल कितने होने चाहिए उस बच्चे में? 46। ऊपर लिखा है ना टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46। तो इस बच्चे में कितनों की कमी है? 2 की कमी है। तो बेटा कैसे होता है? एक क्रोमोसोम यहां आता है पिता से, पिता का मतलब मेल। तो मान लो पापा के जो क्रोमोसोम्स हैं वो X, Y हैं, और मम्मी में तो X और X है, ठीक है। तो पापा का अगर यहां से X आ गया, X एक बारी में, पापा के एलोसोम में XY में से एक ही आता है एक बारी में, और मम्मी का यहां वाला X आ गया, तो XX जब आता है तो होने वाली बच्चा क्या पैदा होता है? बेबी गर्ल, यानी कि जो लड़की पैदा होगी उसमें क्रोमोसोम्स कैसे होंगे? 44 प्लस XX होंगे जी मैम। और अगर यहां से पापा का, देखो यहां से मम्मी का ये वाला X आ गया और पापा का Y आ गया, तो XY क्रोमोसोम हो गए। तो अगर पापा का Y आया, मम्मी का X आया, तो होने वाला जो बेबी होगा वो क्या होगा? वो बेबी बॉय होगा। इसका मतलब इस लड़के के क्रोमोसोम्स कैसे होंगे? 44 प्लस XY। अब मुझे आप ध्यान से ये बताओ, किसके क्रोमोसोम्स डिसाइड कर रहे हैं कि होने वाला जो बच्चा है वो लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगा? जल्दी बताओ, किसके क्रोमोसोम्स? फादर के क्रोमोसोम्स, लड़के के क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं कि होने वाला जो बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की होगी। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, मदर में तो XX ही है ना, मदर में तो X ही आएगा। अगर यहां से पापा का X आया तो बच्चों लड़की बन जाएगी, और अगर यहां से Y आया तो वो बच्चा लड़का कहलाएगा, वो लड़का बनेगा। तो मैं कह सकती हूं, ये चीज मैं साफ साफ यहां से हटा के ऐसे लिख सकती हूं क्या, कि फादर के, ये मेल, मेल का मतलब पापा, फादर के जो X और Y क्रोमोसोम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम जेंडर डिटरमाइंड क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जेंडर डिटरमाइंड क्रोमोसोम्स कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है बेटा? लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहलाता है ये। अच्छा, फादर में भी कौन सा?
भाई एक्स एक्स तो कॉमन है ना, एक्स तो पापा में भी मम्मी में भी है। ये वाई वाला जो होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? जेंडर डिटरमाइंड क्रोमोसोम कहते हैं, लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इस गुणसूत्र को? हम जो मेल के एलोसोम होते हैं उसको हम लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि किसका क्रोमोसोम डिसाइड करता है होने वाला बच्चा होगा वो लड़का होगा या लड़की, तो आप क्या करके आओगे? फादर का। फादर का कौन सा? ये वाई वाला, ये वाई वाला। थोड़े दिन पहले आपने एक न्यूज सुनी थी कि ये वाई क्रोमोसोम धीरे 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 श्रिंक कर रहा है, यानी कि इसका प्रभाव कम हो रहा है, तो आगे आने वाले समय में क्या लड़का पैदा ही नहीं होगा? आपने ऐसा कुछ आर्टिकल पढ़ा था ना कुछ दिनों पहले, ठीक है? तो बेटा बच्चा जो है वो लड़का बनेगा या लड़की बनेगा, इसमें लड़कियों का योगदान ना के बराबर है। वो बात अलग है, हमारे समाज में अलग अलग अवधारणाएं होती हैं कि बेटियां पैदा हो जाती हैं तो लड़की को मारा पीटा जाता है, उसको घर से निकाल दिया जाता है कि तुमने लड़की पैदा कर दी फिर से। बेटा इसमें लड़की की कहां गलती है? लड़की की गलती नहीं है, किसकी गलती है? लड़के के क्रोमोसोम्स की। ठीक है, याद रहेगा कि मेल बॉडी के यानी लड़कों के यानी कि पुरुषों के जो एक्स वाई क्रोमोसोम है उनको हम लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले, क्या आपसे पूछ ले बेटा कि क्या क्रोमोसोम्स करते हैं, क्रोमोसोम्स करते क्या है और क्रोमोसोम्स का काम क्या होता है, क्रोमोसोम्स किसके बने हुए होते हैं, कितने होते हैं? अच्छा, ये क्रोमोसोम्स अलग अलग पेयर्स में होते हैं। जैसे अगर आप पढ़ते हो बायोलॉजी में तो जो मटर का पौधा होता है, पी होता है जिसको हम मटर कहते हैं, उसके अंदर कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं? 7 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, 7 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अगर आप बात करते हो किसकी? चिंपैंजी की। चिंपैंजी में हमसे एक ज्यादा क्रोमोसोम का पेयर पाया जाता है। हमें 23 जोड़ी होते हैं तो चिंपैंजी में 24 यानी 24 जोड़ी क्रोमोसोम हो जाएंगे। ऐसे बिल्ली में अलग होते हैं, कुत्ते में अलग जोड़ा होता है क्रोमोसोम का। सिर्फ आपको एक चीज लिखनी है, क्या? कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जिसको हम हिंदी में जीवाणु कहते हैं, जीवाणु की कोशिका में सिर्फ एक क्रोमोसोम पाया जाता है। एक क्रोमोसोम का मतलब हो गया एक गुणसूत्र पाया जाता है। एक जोड़ी मत करना बेटा, ये एक नंबर में एक है। ये बहुत बार एग्जाम में आता है। एग्जाम में पूछता है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु की कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? आपको बोलना है ओनली वन, ओनली वन, नॉट वन पेयर। सिर्फ इकलौता बैक्टीरिया ऐसा है जिसके पास क्रोमोसोम जोड़ी में नहीं होते हैं, पेयर में नहीं होते हैं। इसके अलावा सभी के सभी प्लांट, सभी के सभी एनिमल्स, ह्यूमंस, हम सब में कैसे क्रोमोसोम्स होते हैं? हमेशा जोड़ियों में होते हैं, हमेशा जोड़ियों में होते हैं। चल अब बात करते हैं नेक्स्ट। सुनो, मैं आपको दो चीजें समझाने जा रही हूं, ध्यान से समझना बच्चों। एक शब्द होता है हैप्लॉइड सेल। क्या होता है? हैप्लॉइड सेल। हिंदी में बोलते हैं एक गुणी कोशिका। हिंदी में क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड कोशिका या एक गुणी कोशिका। और एक शब्द होता है डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड को बोलते हैं द्विगुणी कोशिका। एक गुणी कोशिका, द्विगुणी कोशिका। अब क्या होता है हैप्लॉइड सेल, क्या होता है डिप्लॉइड सेल? बहुत ध्यान से समझना। ऐसी कोई भी सेल जिसके अंदर ओनली 23 क्रोमोसोम्स हैं, ओनली 23 गुणसूत्र हैं, नंबर बोल रही हूं मैं, पेयर नहीं बोल रही हूं, जिसमें सिर्फ 23 गुणसूत्र हैं, उसको हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं, उसको हम एक गुणी कोशिका कहते हैं। और ऐसी कोई सेल जिसमें 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 23 जोड़ी का मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसको हम डिप्लॉइड सेल कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में आता है स्पर्म जो है वो कैसी सेल है। अब सुनो, हैप्लॉइड सेल कौन कौन सी होती है? हैप्लॉइड सेल दो होती हैं। लड़कों के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं जिनको हम शुक्राणु कोशिका कहते हैं वो हैप्लॉइड सेल कहलाती है। महिलाओं के अंदर जो ओवा या ओवम जिसको हम अंडाणु कोशिका कहते हैं वो भी हैप्लॉइड सेल होती है। इसका मतलब मैम स्पर्म्स और ओवा, शुक्राणु और अंडाणु कोशिका में नंबर में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23। कैसे होते हैं पता है? स्पर्म के पास या तो होगा 22 प्लस एक्स, क्या होगा? 22 प्लस एक्स, ठीक है, टोटल कितने हो गए? 23। या होगा स्पर्म के पास 22 प्लस वाई। अरे यही तो बताया था मैंने, हाँ जी। तो टोटल कितने हो गए आप देखो। अच्छा सॉरी, ये मैंने नीचे लिख दिया क्या? नहीं, ऊपर लिखा जाएगा। जो स्पर्म सेल्स होती हैं, जो शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं, उसके पास या तो होगा 22 प्लस एक्स या होगा 22 प्लस वाई, ऐसे, ठीक है। और जो अंडाणु कोशिका होती है उसके अंदर कैसे होगा? उसके अंदर होगा 22 प्लस एक्स या 22 प्लस एक्स। अब आप कहोगे मैम यहां दोनों एक्स क्यों है? अरे अभी तो पढ़ाया महिलाओं के गुणसूत्रों के अंदर सिर्फ एक्स और एक्स होते हैं एलोसोम्स। अब सुनो कैसे होता है। अगर मेल का ऐसा स्पर्म आया जिसमें 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम है और ये इस ओवा के साथ जुड़ गया, तो ये 22 प्लस 22 कितने हो गए बताओ? 44 हो गए। जी मैम, ये एक्स इस एक्स के साथ जुड़ेगा, एक्स एक्स हो गया, यानी कि अब जो बच्चा पैदा होगा वो क्या कहलाएगा? अब जो बच्चा पैदा होगा वो एक्स एक्स यानी कि बेबी गर्ल होगी, लड़की होगी। अगर स्पर्म के 22 इस 22 के साथ जुड़ गए 44, ये एक्स और वाई जुड़ गया, तो एक्स और वाई अगर क्रोमोसोम आया तो बेबी बॉय पैदा होगा। तो ऐसे क्रोमोसोम्स रहते हैं, ठीक है, ठीक है। उल्टा कहां लिख दिया मैंने? सही तो लिखा है, 22 प्लस एक्स, एक्स और वाई होते हैं स्पर्म्स में, ठीक है। और ओवा में 22 प्लस एक्स ऐसे होते हैं। क्या आपको पता लगा कि कैसे? हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड का मतलब होता है ऐसी सेल्स जिसके अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स हो, जिसमें ओनली 23 क्रोमोसोम्स हो, नंबर में 23 हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं। अब सुनो बच्चों, जिसमें पेयर्स में 23 हो, तो स्पर्म और ओवा जब आपस में जुड़ते हैं तो इनके फर्टिलाइजेशन से एक नया सेल बनता है और नई सेल को हम जाइगोट कहते हैं, नई सेल को हम युग्मनज कोशिका कहते हैं। ये युग्मनज सेल कैसे बनती है? जब एक शुक्राणु अंडाणु कोशिका के साथ जुड़ता है तो एक नया सेल बनता है जिसको जाइगोट युग्मनज कहते हैं, और इसी युग्मनज से आगे पूरा बच्चा बनता है। तो जाइगोट में 22 ये आए, 22 ये आए, 44। अगर यहां का एक्स आया तो देखो ना, 44 45 46, 46 का मतलब 23 जोड़ी हो गया ना। तो बच्चों सुनो, ये जो जाइगोट होता है वो एक डिप्लॉइड सेल होता है। बस मुझे आपको यही समझाना था, मुझे आपको यही समझाना था। क्या अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए हैप्लॉइड सेल का मतलब क्या है, तो आप क्या करके आओगे? जिसमें ओनली 23 क्रोमोसोम्स हैं उसको हैप्लॉइड सेल कहते हैं, जैसे शुक्राणु और अंडाणु कोशिका। आपसे पूछे डिप्लॉइड सेल का मतलब क्या है? जिसमें नंबर में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स हो, उसको हम जाइगोट सेल कहते हैं। जाइगोट में हमेशा 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। इसका मतलब मैम इस जाइगोट के अंदर क्या 23 क्रोमोसोम पापा से आए, 23 क्रोमोसोम मम्मी से आए, तो टोटल इस जाइगोट के अंदर 23 जोड़े बन गए, यानी 46 बन गए। इसीलिए हम कहते हैं कि मेरे अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो मेरे पापा वाले हैं, या आप कहते हो मेरे अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, लक्षण हैं, वो मेरी मम्मी वाले हैं। तो बिल्कुल सही कहते हो। क्यों? क्योंकि देखो ना, आपको बनाने में दोनों पेरेंट्स का 50-50% योगदान है। 23 पापा ने दिए होंगे, 23 मम्मी ने दिए होंगे, तो आपने 23 जोड़े बने होंगे, 46 बने होंगे।
ठीक है, आगे बात समझ में? जी मैम। तो ये क्रोमोसोम्स कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे आते हैं, हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल, आपको समझ में आ गया? जी मैम। अब मैं आपको क्रोमोसोम की फोटो दिखाती हूं, कैसा होता है ये क्रोमोसोम। ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है। आप सुनिए ध्यान से, ये क्रोमोसोम है, ये गुणसूत्र है पूरा। इस गुणसूत्र में ये भुजाएं जो होती हैं, ये गुणसूत्र की एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ये भुजा है ना? हाँ जी मैम। इन भुजाओं को कहा जाता है क्रोमेटिड्स। एग्जाम में आता है व्हाट इज क्रोमेटिड, क्रोमेटिड क्या होता है? तो ये जो है ना, ये क्रोमेटिड्स होती है, देखो लिखा हुआ है, ये क्या होती है? क्रोमेटिड्स होती है। आपसे एग्जामिनर पूछे व्हाट इज क्रोमेटिड, तो आप क्या करके आओगे प्यारे बच्चों? क्रोमेटिड क्या होता है? क्रोमेटिड होता है गुणसूत्र की भुजा, आर्म ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्र की भुजाओं को या आर्म को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड्स कहते हैं। लिख दो, आर्म ऑफ क्रोमोसोम, ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज क्रोमेटिड्स। यानी कि मैम क्रोमेटिड्स क्या होती हैं? क्रोमेटिड्स होती हैं गुणसूत्र की भुजाएं। अब जिस बिंदु पे गुणसूत्र की भुजा मिलती है उसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर क्या होता है? तो सेंट्रोमियर हम इस जगह को कहते हैं, किसको कहते हैं? इस जगह को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु, वो बिंदु जिसपे क्रोमेटिड्स आके मिलती है, वो सेंटर पॉइंट। सेंटर में तो खैर नहीं होता क्योंकि नीचे वाली भुजा बड़ी होती है, ऊपर वाली भुजा छोटी होती है। तो वो बिंदु जहां पे गुणसूत्र की भुजाएं आके मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। जी मैम। प्रतीक कह रहा है अलील क्या होता है? 10 मिनट रुको, आपको समझ में आएगा व्हाट इज अलील। आगे बात समझ में? जी मैम। अब गुणसूत्र की जो आर्म होती है ना, उसके ऊपर आखिर में ऐसी एक कैप लगी हुई होती है, ऐसे इनको प्रोटेक्शन देने के लिए कैप, कैप समझते हो ना, ढक्कन सा लगा होता है, इसे टीलोमियर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? टीलोमियर कहा जाता है। ये क्या है? ये कैप है बेटा, कैप का मतलब होता है ढक्कन। यहां पे तो एग्जामिनर 3 क्वेश्चन पूछता है, क्रोमेटिड्स क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, टीलोमियर क्या होता है, और ये तीनों के तीनों कहां होते हैं, किसके हिस्से हैं? ये क्रोमोसोम के हिस्से हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? जल्दी बता दो। अब आप मुझे ये कहोगे कि मैम ये क्रोमोसोम में क्या है? तो बेटा ये डीएनए है। कल की क्लास याद करो, मैंने कहा था जब डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन पैक कर देते हैं, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को बांध देते हैं, पैकेजिंग कर देते हैं, तभी तो क्रोमोसोम बनते हैं। जी हाँ मैम, तभी तो गुणसूत्र बनते हैं, है ना? आगे बात समझ में? किसी को डाउट नहीं है? टीलोमियर क्या होता है, क्रोमेटिड्स क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है? नहीं होगा। चलो, तो अब क्रोमोसोम ने डिसाइड कर दिया होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। अब इसी क्रोमोसोम के ऊपर छोटी छोटी बीड जैसी, छोटे छोटे बिंदु जैसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिनको हम जीन कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे गुणसूत्र के बारे में, गुणसूत्र लिख लिया, उसके बाद में क्रोमोसोम के बाद में लिखना है आपको जीन। आपने बहुत बार शब्द सुना होगा जीन। क्या होते हैं ये जीन? आखिर ये जीन होते क्या है? इन जीन का काम होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को लेकर जाना। जैसे आप कहते हो मेरे में मेरे पापा वाले जीन्स हैं, मेरे में मेरी मम्मी वाले जीन्स हैं। हाँ, ये वही जीन्स हैं। चलिए देखते हैं क्या होते हैं जीन्स। जीन्स किसको कहते हैं? सेगमेंट ऑफ डीएनए। सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट जीन कहलाता है। लिख दो, डीएनए का जो खंड होता है, डीएनए का एक छोटा सा क्या सेगमेंट जो होता है, उसी को आप जीन कहते हो। जीन हम किसको बोलते हैं? इट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। सुनो मैं दिखाती हूं आपको, आओ एक फोटो दिखाती हूं आपको, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैम कहना क्या चाह रही है। यहां ये पूरा डीएनए है। हाँ जी मैम। आगे बात समझ में? इस डीएनए का इतने से सेगमेंट की बात करोगे तो इसे आप क्या कहोगे? जीन कहोगे। इसे आप जीन कहोगे, ठीक है? इसे आप जीन कहोगे। यानी कि डीएनए के सेगमेंट को, डीएनए के छोटे से टुकड़े को, छोटे से भाग को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। अगर मैं इस डीएनए को यहां पर थोड़ा सा तोड़ के ऐसे रख लूं तो इसको मैं क्या कहूंगी? इसको मैं जीन कहूंगी, इसको हम जीन बोलेंगे, ठीक है? जी मैम। चलिए, तो कभी कभी एग्जामिनर आपसे कंफ्यूज करने के लिए ये पूछता है कि जीन कहां प्रेजेंट होते हैं, जीन होते कहां हैं? तो आप क्या लिखोगे? दे आर प्रेजेंट ऑन डीएनए। ये कहां पे पाए जाते हैं जीन? जीन आर प्रेजेंट ऑन डीएनए। अरे ये डीएनए के ऊपर ही होते हैं। किसके ऊपर होते हैं? डीएनए के ऊपर होते हैं, डीएनए के ऊपर लगे होते हैं, ठीक है बेटा? या डीएनए के ऊपर होते हैं या डीएनए से बने होते हैं, कैसे ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन जीन का काम क्या होता है? जीन का काम होता है जेनेटिक कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करना, जेनेटिक कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करना। ये जेनेटिक कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं, ये आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं। अब मैंने कहा था ना, मैंने क्या कहा था बेटा? मैंने कहा था कि हम अपना डीएनए मैच करते हैं पापा के डीएनए से। मैंने कहा मेरा डीएनए मेरे पापा के डीएनए से 100% मैच करेगा। तो अगर मेरे पापा का डीएनए मेरे जैसा डीएनए होगा, इसका मतलब मेरे पापा और मेरे जीन भी सेम होंगे। क्यों? क्योंकि भैया डीएनए के सेगमेंट को तो आप जीन बोल रहे हो। हाँ मैम। इसका मतलब पापा में जो जीन्स थे वही जीन्स मेरे में आएंगे। हाँ मैम। क्यों आएंगे? क्योंकि पापा के क्रोमोसोम्स आए थे, और क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का। इसीलिए डीएनए को मैच करा जाता है। माता पिता का डीएनए बच्चे के डीएनए से 100% मैच करता है, या बच्चों का डीएनए पापा के डीएनए से 100% मैच करता है। अरे भैया मेरे में क्रोमोसोम्स कहां से आए? 23 क्रोमोसोम पापा से आए, 23 क्रोमोसोम मम्मी से आए। क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? डीएनए के। तो वो डीएनए भी तो आए मेरे अंदर क्रोमोसोम्स के साथ साथ। हाँ मैम। तो मेरा डीएनए मेरे मम्मी से, मेरे पापा से, दोनों से हूबहू मैच करेगा कि नहीं करेगा? जी मैम करेगा। और इसी डीएनए के सेगमेंट के ऊपर ही हमारे जीन्स आ जाते हैं। जी आ जाते हैं। और ये जीन्स क्या लेकर आते हैं? जेनेटिक कैरेक्टर्स लेकर आते हैं, आनुवंशिक लक्षण लेकर आते हैं। मैम आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। जैसे मैम बोलो जेनेटिक कैरेक्टर, जैसे आपकी हाइट। जी हाँ, आपकी लंबाई डिपेंड करेगी आपके मम्मी पापा की हाइट पे। आपने देखा होगा, जैसे मैं अपने घर की बात, मेरे घर में मेरे पापा मम्मी दोनों लंबे हैं, तो हम सारे भाई बहन लंबे हैं। मेरा भाई तो अभी सिर्फ 22 साल का है, तो मेरे पापा से भी लंबा लगता है। एक घर में अगर किसी की हाइट छोटी है तो उनके सारे बच्चों की हाइट छोटी होती है, क्योंकि बेटा लंबाई जो होता है वो एक आनुवंशिक लक्षण होता है, वो आपका पिछली पीढ़ी पे डिपेंड करता है, ठीक है? जैसे आपका कलर ऑफ आईज, आंखों का कलर, आपकी आंखों का जो कलर है ना बेटा, आपकी आंखों का जो रंग है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? आपके मम्मी पापा के कलर पे। आपके मम्मी पापा की आंखों का क्या कलर है उस पे डिपेंड करता है। जैसे कलर ऑफ हेयर्स, आपके बालों का रंग है ना, आपके बालों का रंग। आप कभी कभी देखते हो कि एक फैमिली में एक पेरेंट्स के बाल ब्राउन कलर के, तो उनके बच्चों के सारे कलर क्या है? सारे कलर क्या है? ब्राउन कलर के होते हैं, है ना? जैसे आप बताओगे बेटा इसके अलावा कलर ऑफ स्किन,
स्किन, हाँ आपकी जो त्वचा है उसका कलर भी आपको अपने माता पिता से ही मिला हुआ होता है। तो ये वो लक्षण होते हैं जो आपको आपके माता पिता से मिले हैं, ठीक है, और आपसे आपके बच्चों में जाएंगे। तो आपकी आंखों का रंग, आपकी हाइट, आपके शरीर की ग्रोथ, आपके बालों का रंग, आपकी त्वचा का कलर, ये सब आपको पिछली जनरेशन से मिले हैं, यानी आपके माता पिता से मिले हैं। और यही लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम जेनेटिक कैरेक्टर्स कहते हैं। और इन जेनेटिक कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने का काम क्या होता है, जीन का। और जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। जी मैम, ठीक है। अब सुनो, एक कैरेक्टर के लिए यानी कि एक लक्षण के लिए एक जीन आता है, एक लक्षण के लिए एक जीन, यानी कि एक जीन होगा वो आपकी हाइट वाला होगा, ठीक है। अब अगर ये जीन आपकी मम्मी से आया हाइट वाला, तो आपकी हाइट आपकी मम्मी पे जाएगी। और अगर ये हाइट वाला जीन पापा से आया है, तो प्यारे बच्चों आपके पापा पे आपकी हाइट जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे लक्षणों के लिए एक ही जीन होगा, नहीं, हर एक लक्षण के लिए अलग अलग जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। एक जीन एक ही कैरेक्टर ला पाता है, एक वन कैरेक्टर इज ट्रांसफर्ड बाय वन जीन, एक जीन से एक कैरेक्टर आता है बेटा, ठीक है। आगे बात समझ में। जी मैम, जब आप इस जीन के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी की एक ब्रांच कहलाती है जिसको हम जेनेटिक्स कहते हैं, जिसको हम आनुवंशिकी विज्ञान कहते हैं। बेटा जेनेटिक्स एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिस ब्रांच के अंदर आप पूरा जीन के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में, डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, उस ब्रांच को आप जेनेटिक्स कहते हैं। आपने सुना होगा फलाना इंसान कहता है मैं जेनेटिक्स से पीएचडी कर रहा हूं, मैं जेनेटिक्स से एमएससी कर रहा हूं। तो जेनेटिक्स एक ब्रांच है जिसके अंदर आप जीन के बारे में पढ़ते हैं। और इसी जेनेटिक्स के फादर कौन है, बहुत महान साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले जेनेटिक्स ब्रांच बनाया था, उनका नाम है बेटा सर गीगर जॉन मेंडल। अब तो याद आ गया होगा आपको मेंडल के बारे में। मेंडल चाचा के बारे में याद आया कि नहीं आया? अरे मैम, मेंडल ने मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट करके, है ना, ऐसे आप लोग स्कूल में टेबल बनाते थे ना, यहाँ लिखते थे कैपिटल टी या स्मॉल टी प्रिंट का क्रॉस करवाते थे तो कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे आता था। इसी ब्रांच को कहते हैं जेनेटिक्स। आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको। तो जेनेटिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम जीन के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। इसके फादर सर गीगर जॉन मेंडल है। गीगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने जेनेटिक्स ब्रांच के बारे में बताया था। नेक्स्ट बेटा, जीन की डिस्कवरी किसने की थी? जीन की डिस्कवरी किसने की थी, खोज किसने की थी? जीन की खोज पूछे तो जॉनसन नाम के वैज्ञानिक ने करके आना। जॉनसन नाम के वैज्ञानिक ने जीन की डिस्कवरी की थी, जीन की खोज की थी, ठीक है। अब मुझे पता है आप लोग नहीं पूछे हो, लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? मैम टोटल हमारी बॉडी में कितने जीन्स होते हैं? सुनो बेटा, आज तक ये किसी भी रिसर्च में नहीं पता लगा है कि ह्यूमन बॉडी में कितने जीन्स हैं। 2003 और 4 में एक प्रोजेक्ट आया था जिसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बोला था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने कहा था कि ह्यूमन बॉडी में 23,000 से लेकर 30,000 तक जीन हो सकते हैं, लेकिन ये कोई आज तक सर्टिफाइड चीज नहीं है। इस पर अभी तक रिसर्च चल रही है। अभी तक ये पता ही नहीं है कि कितने टोटल जीन्स ह्यूमन बॉडी में होते ही हैं। होते कितने हैं जीन्स, ये अभी तक किसी को नहीं पता है बेटा। होते कितने किसी को नहीं पता है, राइट। लेकिन हाँ, आप यूपीएससी में अगर तैयारी करते हो तो वहां पे पढ़ाया जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और कहा था कि इस जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार ह्यूमन बॉडी में ऐसे जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें पिछली पीढ़ी से मिलते हैं, वो मैक्सिमम 30,000 हो सकते हैं। 30,000, सोच के देखिए आप, 30,000 ऐसे लक्षण हैं जो आपको आपके माता पिता से मिले। हाँ, ठीक है। क्या बोल रिंकू बोल रही है मैम कितने जीन्स होते हैं? बेटा नहीं पता है आज तक, आपको कहीं नहीं मिलेगा लिखा हुआ। अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा था मैम अलील क्या होता है, अभी पूछा था ना थोड़ी देर पहले। सुनो, अलील और जीन में डिफरेंस क्या होता है, मैं यहाँ पे समझा रही हूँ आपको, समझना। वैसे तो मैं जेनेटिक्स ब्रांच में अच्छे से पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी सुन लो अलील क्या होता है। जीन के अलग अलग रूप अलील कहलाते हैं। एक जीन है उसके अलग अलग रूप है, उसको अलील कहते हैं। कैसे? तो सुनो कैसे। मान लो मैंने कहा आपकी आंखों का कलर डिसाइड करने के लिए एक जीन होता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक आई नाम का जीन है, आई नाम का जीन है, जी मैम मान लिया, ये आपकी आंखों का कलर डिसाइड करेगा। अब आंख का कलर तो नीला भी होता है, भूरा भी होता है, किसी किसी का तो ब्लू भी होता है ना, तो 3 कलर की आंखें होगी। तो इसका मतलब ये जो आई नाम का जीन है इसके अलग अलग रूप है। एक कौन सा होगा? नीले रंग वाला रूप होगा, एक कौन सा होगा? भूरे रंग वाला रूप होगा, एक कौन सा होगा? काले रंग वाला रूप होगा। तो ये जो अलग अलग जीन की फॉर्म है ना, इनको अलील कहा जाता है, इनको अलील कहा जाता है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई? अलील क्या होता है? एक ही जीन के अलग अलग रूप। अब जीन तो ये आई था ना, अब आई में भी देखो नीले रंग वाला, भूरे रंग वाला, काले रंग वाला, तो ये एक ही जीन के अलग अलग जो फॉर्म है, ये अलग अलग वेरिएशन है, इसको आप अलील कहते हो। तो जिस बच्चे ने मेरे से पूछा था मैम अलील क्या होता है, क्या आपको समझ में आया? व्हाट इज अलील? अलील और जीन में डिफरेंस क्या है? जीन आप इस आई को बोलोगे, यानी कि कलर डिसाइड करने वाला जीन है। अब कलर में कौन डिसाइड करेगा कि नीला आएगा, भूरा आएगा, पीला आएगा, काला आएगा? तो वो डिसाइड करेगा अलील, ठीक है। खैर मैं ये जेनेटिक्स ब्रांच में और अच्छे से पढ़ाऊंगी आपको अलील क्या होता है। बात समझ में आ गई? तो डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, जीन क्या होता है, आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। चलिए फिर आप पढ़ते हैं अपन, हमारा यहां जाके न्यूक्लियस खत्म हो गया। अरे हम क्या पढ़ रहे थे, समझ में आया? सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए आरएनए होता है, डीएनए के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन जुड़ते हैं तो क्रोमोसोम्स बनते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो डिसाइड करते हैं होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। फिर उस लड़का और लड़की में कैरेक्टर्स किसके आते हैं, लक्षण किसके आते हैं, वो डिसाइड करते हैं जीन। बस इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनली, कौन सा? माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रियन, हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे या हिंदी में हम सूत्र कणिकाएं भी कहते हैं इनको, माइटोकॉन्ड्रिया। से पढ़ते आ रहे हो कि भैया जो हाँ मैम चैट जीपीटी 22,000 जीन बता रहा है, मैंने कहा ना ह्यूमन प्रोजेक्ट के आधार पे बता रहा है, वो ह्यूमन प्रोजेक्ट के आधार पे बता रहा है। हाँ चलो सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अरे पढ़ते आयो कि नहीं पढ़ते आयो? जी मैम, इसे या तो पावर हाउस बोलते हैं या एनर्जी हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। हम इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। पावर हाउस ऊर्जा घर कहलाता है। अरे जिसके पास एनर्जी है वही तो पावरफुल है। अगर मेरे पास एनर्जी नहीं होगी तो मेरी ताकत बिल्कुल खत्म हो जाएगी, है ना। तो सुनो मेरी बात, इसी को हम एनर्जी हाउस या इसी को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कि ये कोशिका की वो जगह जहां पे एनर्जी होती है भैया, ऊर्जा होती है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसा है? आइए मैं आपको एक फोटो दिखाती हूं, ऐसा दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है? ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। एक सेल है, मान लो ये मैम ने सेल बनाई है, इस सेल में ऐसा जो पांव का तलवा होता है ना, या जूते का जो सोल तलवा होता है उसके जैसा होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है।
चलो अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। आइए एक एक करके पॉइंट पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर दो मेम्ब्रेन लगी हुई होती हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज। अगर आपसे पूछे माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कितनी झिल्लियां पाई जाती हैं, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है ये। इट इज डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज। इसके ऊपर दो झिल्लियां पाई जाती हैं। कैसे मैम? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना आपका, देखो इसके ऊपर देखो, इस वाली मेम्ब्रेन को बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली, और ये वाली जो झिल्ली है इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, इसे कहते हैं आंतरिक झिल्ली। तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर दो झिल्लियां पाई जाती हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि कौन सा कोशिकांग है जिसके ऊपर दो मेम्ब्रेन होती है, तो आप क्या कहोगे? उसको बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया। दो झिल्ली है, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। बाहर वाले को आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाले को इनर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली, अंदर झिल्ली। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए इज प्रेजेंट। आप कल की क्लास याद कर सकते हो, मैंने कहा था न्यूक्लियस के पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए पाया जाता है। जी हाँ मैम। अच्छा बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है उसको हम कभी कभी एमडीएनए कह देते हैं, और एमडीएनए की फुल फॉर्म क्या होगी? एम का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रियन, और डीएनए, एमडीएनए कहां होता है? अगर एग्जामिनर पूछे तो क्या करके आओगे? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, एक तो एकल कुंडली वाला और सर्कुलर, ऐसा गोल गोल घुमा हुआ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए सर्कुलर होता है, गोल होता है। और आप ढंग से मुझे याद करके बताओ, मैंने आपको बताया था कौन सी सेल में गोल डीएनए होता है, याद है? कौन सी सेल्स का डीएनए गोल होता है और सिंगल हेलिक्स वाला होता है? अरे मैम आपने बताया था प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो गोल और एकल कुंडली वाला होता है। हाँ जी मैम। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए किसके जैसा होता है? प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। हाँ जी। नेक्स्ट सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम भी होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो राइबोसोम होता है वो कौन से प्रकार का होता है? 70S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया के पास कौन से प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी कैसा राइबोसोम होता है? 70S प्रकार का। तो प्यारे बच्चों सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जैसा राइबोसोम है वैसा प्रोकैरियोटिक सेल के पास है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास जैसा डीएनए है वैसा प्रोकैरियोटिक सेल के पास है। तो माइटोकॉन्ड्रिया दिखने में किसके जैसा होगा? एक प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा होगा। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया की तुलना करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कोशिका के उस हिस्से का नाम बताओ जो प्रोकैरियोटिक सेल जैसा दिखता है। जिसकी तुलना हम प्रोकैरियोटिक कोशिका से करते हैं वो कौन होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत सारी सिमिलरिटीज होती हैं। ये एक जैसे होते हैं बेटा दिखने में, जैसे इनका डीएनए सेम होगा, इनका आरएनए का प्रकार सेम होगा। ठीक है ना? ओके प्रद्युमन बेटा डाल देंगे। नेक्स्ट सुनो, अगला पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है। तो पता है ये बहुत सारे काम अपने खुद से कर लेता है, लेकिन सारे नहीं कर पाता है। इसे बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस बॉडी। इसे क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं। इसे हम अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। अर्ध का मतलब क्या होता है बेटा? आधा। स्वायत्त का मतलब होता है स्वयं करने वाला। ये अपने आधे से ज्यादा काम खुद से कर लेता है। इसे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम है। इसे किसकी जरूरत है भैया? इसीलिए हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस बॉडी है ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली है। तो एग्जाम में पूछता है सेल का कौन सा हिस्सा सेमी ऑटोनोमस कहलाता है? जो आधे काम अपने आप खुद से कर लेगा, वो कौन है? वो माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट लिखो, इट इज सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली। अरे आपको कल की क्लास में पढ़ाया था सेल के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? मैम सबसे बड़ा हिस्सा सेल का कहलाता है क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होगा, या सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। लिख दो। दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा। न्यूक्लियस के बाद हमें एक सेल में सबसे बड़ा कौन दिखेगा? न्यूक्लियस के बाद हमें सबसे बड़ा दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी मैम। जब एक सेल बनती है तो उसमें सबसे पहले कौन बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम कहते हैं इट्स फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गेनेली। ये प्रथम उद्भिद कोशिकांग है। जब एक सेल बनती है तो उसमें सबसे पहले क्या बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। तो लिख दो फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गेनेली, प्रथम उद्भिद कोशिकांग। सबसे पहले किसका विकास होता है? कौन बनता है? तो लिख दो प्रथम उद्भिद कोशिकांग है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, इनमें सबसे पहले क्या बनता है? इनमें सबसे पहले आपका माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। इट्स फर्स्ट ओरिजिनेटेड है ये। ठीक है, ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया बनता है सेल के अंदर। हम क्वेश्चन कैसे आएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए कैसा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम होता है, तो कौन से प्रकार का? सेल के किस हिस्से को सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं? न्यूक्लियस के बाद सबसे बड़ा कौन दिखता है? कोशिका में सबसे पहले उद्भिद हुआ कोशिकांग कौन सा है? तो आप क्या कहोगे बेटा? वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कितनी मेम्ब्रेन होती है? 2 मेम्ब्रेन होती है। चलिए मैंने जो पढ़ाया वो आपको फोटो से दिखाती हूँ, वो सारी चीजें आपको फोटो में दिखाती हूँ। ये देखो, आओ यहाँ पे देखो। माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए ये रहा, स्प्रिंग के जैसा गोल घुमा हुआ है ना? हाँ जी मैम। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम है। हाँ जी मैम है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 मेम्ब्रेन है। हाँ जी मैम। ये देखो आउटर और इनर मेम्ब्रेन हो गया। हाँ जी मैम। अब बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया आखिर करता क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? इसका फंक्शन क्या है? इसका कार्य क्या है? क्या काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया? बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर वाली झिल्ली होती है उसमें कुछ ऐसी उंगलीनुमा उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। ये दिख रही है आपको? ऐसी उंगलीनुमा उभरी हुई संरचनाएं, इनको क्रिस्टी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। मैंने क्या बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो अंदर वाली झिल्ली होती है उस झिल्ली के अंदर उंगलीनुमा उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। इनको क्या कहते
कहते हैं, इनको हम क्रिस्पी कहते हैं, इनको हम क्रिस्पी कहते हैं, ठीक है। और इनके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अब मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया का काम समझा रही हूं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, हिंदी में बोलते हैं वायवीय श्वसन होता है, या अथवा लगा के लिखो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है इंट्रासेल्युलर रेस्पिरेशन। इस शब्द का मतलब हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंतरकोशिकीय श्वसन होता है, यानी कि ऐसा श्वसन जो कोशिका के अंदर होता है, और कोशिका के अंदर कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है हमेशा ग्लूकोज टूटना, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, और इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए आता है ऑक्सीजन। जब जब ऑक्सीजन ग्लूकोज को जलाता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर प्लस यहां पर बहुत सारी एनर्जी निकलती है। इस एनर्जी को हम नाम देते हैं ATP, और ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है ATP? ATP एनर्जी है बच्चों, क्या है ATP? एनर्जी है, ये ऊर्जा है। तो आप ध्यान से देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या बन रहा है, एनर्जी बन रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनता भी है, और बनके यहां पर यही एनर्जी स्टोर भी हो जाती है। स्टोर का मतलब होता है इस एनर्जी का भंडारण हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस ऑफ द सेल या पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके पास एनर्जी है, जिसके पास एनर्जी होती है उसके पास पावर होती है बच्चों। तो सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया को हम एनर्जी हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास एनर्जी बनती है, किसके रूप में बनती है, ATP। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है ATP सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है। ओके, कैसे बनता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है। अब वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की सहायता से होता है उसे हम हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में देखो, ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज को तोड़ रहा है और एनर्जी बन रही है, तो हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब बच्चा, इंट्रासेलुलर का मतलब होता है सेल के अंदर, सेल के अंदर। तो ये सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है, वो साइट है जहां पे एनर्जी बनता है, ठीक है। तो एनर्जी बनता भी है और एनर्जी यहां पे स्टोर भी होता है, इसलिए हम इसको एनर्जी हाउस कहते हैं। ये वो घर है सेल का जहां पे काफी सारी एनर्जी स्टोर हो रखी है। वो किसके रूप में हो रखी है, तो बताओ, वो ATP के रूप में। तो ATP के रूप में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास ATP सिंथेसिस हो रही है। अच्छा, कहां होती है, तो अंदर वाली मेम्ब्रेन में जो क्रिस्टे होता है। क्रिस्टे क्या होती है, ऐसी उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिनके पास सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जिनके पास सतही क्षेत्र ज्यादा होता है, जहां पर ये रिएक्शन होने के लिए जगह अच्छी खासी होती है। तो यहां पर आपका एनर्जी बनता भी है और बनके स्टोर भी होता है। इसीलिए हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी या एनर्जी हाउस ऑफ द सेल या पावर हाउस ऑफ द सेल। अब आप मुझे बताओ, कौन से टाइप की सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, जबकि कोई भी यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑलवेज प्रेजेंट। यानी कि मैम, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या नहीं होता, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। विवेक सिंह कन्नौज से सीधा प्रणाम बेटा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में आपको हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया दिखने हमेशा और हमेशा दिखाई देता है। मैम, दिवाली की छुट्टियां कब से हैं, बस इस 18 तारीख से। इस बार दिवाली की बहुत लंबी छुट्टियां हैं। आज ही मैसेज आया था मेरे पास, 18 से लेकर 26 तक छुट्टी है आपकी, और 27 का छठ है तो शायद 27 की भी छुट्टी हो सकती है। हाँ, 18 से लेकर 26 तक आपकी छुट्टी है। अब बताओ, क्या आपको माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आया, ये सारे नाम समझ में आ गए होंगे। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होता है क्रोमोसोम, क्या होता है जीन। मैं ये चैप्टर आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि बेटा इस चैप्टर से इतने हजारों क्वेश्चंस बनते हैं। आप सोचिए ना, हर लाइन में क्वेश्चन है। कौन सी लाइन छोड़ दूं मैं, कौन सी लाइन छोड़ दूं, तुम खुद सोचो। हर लाइन में क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से। आपसे पूछ ले, माइटोकॉन्ड्रिया की कितनी मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा DNA होता है, कौन से प्रकार का राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस बॉडी क्यों कहते हैं, ये दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा है, सबसे पहले कौन बनता है। ये देखो, ये सारे क्वेश्चन तो है एग्जाम के, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं बेटा इस चैप्टर से। साइटोलॉजी तो एक ब्रांच है बायोलॉजी की, आप तो एक चैप्टर के तौर पे पढ़ रहे हो बेटा। जब मैंने बायोटेक्नोलॉजी किया था ना, जब मैंने बायोटेक किया था, तो साइटोलॉजी 2 साल पढ़ा था। हमारे तो पूरी एक अलग से सब्जेक्ट था साइटोलॉजी, पता है आपको। आप तो सिर्फ यहाँ पे 7-8 घंटे पढ़ रहे हो, हमने तो 2 साल साइटोलॉजी पढ़ा था। आप सोचिए, हमारी ब्रांच हुआ, जो आप आज एक चैप्टर पढ़ रहे हो ना, वो हमारी ब्रांचेस थी MSc में भी और बायोटेक्नोलॉजी में भी। मैंने BSc बायोटेक्नोलॉजी, MSc बायोटेक्नोलॉजी किया है ना, तो उनमें हमारा ब्रांच था फर्स्ट सेमेस्टर में साइटोलॉजी, बहुत बड़ा। उसके बाद फिर रिपीट हुआ था फोर्थ सेमेस्टर में। ऐसे ही आप तो पढ़ते हो माइक्रोबायोलॉजी को, छोटा सा, हमने तो पूरी ब्रांच पढ़ी थी। जेनेटिक्स हम पूरी ब्रांच पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। कल हम राइबोसोम, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ साइंटिस्ट के नाम है, वो आपको लिखवा दूंगी कल की क्लास में, ठीक है। मुकेश, आपका क्वेश्चन का आंसर आपको कल की क्लास में मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है मुकेश जी। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ बेटा, क्लास में क्या, पूरा कैडमी का ऑफिस ही बंद है, क्लास लगाने वाले नहीं है। टेक्निकल टीम, स्टाफ, टीचर सबकी छुट्टी है बेटा इतने दिन के, सब अपने घर जाएंगे।